हिमालय की ऊंची और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच, जहां चारों ओर बर्फ, तेज हवाएं और गहरी खामोशी फैली रहती है, वहीं एक छोटी सी झील मौजूद है जिसे पूरी दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। इस झील का असली नाम रूपकुंड लेक है। उत्तराखंड, इंडिया में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील चारों तरफ फैली बर्फ और सुनसान माहौल के बीच एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाए हुए है जिसने सालों से साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को हैरान और परेशान कर रखा है। रूपकुंड लेक आम झीलों जैसी नहीं है। जब बर्फ पिघलती है तो इस लेक के किनारों और पानी के अंदर सैकड़ों इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इसे पूरी दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। पहली बार जब लोगों ने यहाँ इतनी सारी हड्डियां देखीं, तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल उठता था, ये लोग कौन थे और इतनी ऊंचाई पर ये कैसे मरे। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1942 के आसपास सामने आया, जब ब्रिटिश इंडिया के फॉरेस्ट रेंजर्स ने यहाँ इंसानी कंकाल देखे। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए शुरुआत में शक किया गया कि शायद ये जापानी सोल्जर्स के कंकाल हों। इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन जल्दी ही यह थ्योरी गलत साबित हो गई, क्योंकि ये कंकाल काफी पुराने थे। शुरुआत में इस जगह को लेकर कई कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी राजा की सेना थी जो यहाँ मारी गई। कुछ ने कहा कि यह सब किसी डिजीज की वजह से हुआ। गांव वालों के पास भी अपनी अलग कहानी थी। उनके हिसाब से ये लोग भगवान की सजा का शिकार हुए थे। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह उस समय कोई नहीं जानता था। लोकल लोगों के बीच एक पुरानी लोक कथा आज भी चली आ रही है। इस कहानी के मुताबिक कई साल पहले कन्नौज के राजा जसधावल अपनी प्रेग्नेंट रानी और कई लोगों के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि राजा ने इस पवित्र यात्रा को एक शाही जुलूस बना दिया, जहां गाना, नाच और शोर शराबा होने लगा। यह बात देवी नंदा को पसंद नहीं आई। मान्यता है कि देवी ने आसमान से गोल गोल हेलस्टोन्स बरसा दिए, जो इतने बड़े और सख्त थे कि लोगों के सिर पर लगते ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि रूपकुंड में मिले कंकाल इसी घटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन साइंस ऐसे लोक कथाओं पर भरोसा नहीं करती। 1950 और 1960 के दशक में इंडियन साइंटिस्ट्स ने रूपकुंड लेक की पहली सिस्टमैटिक रिसर्च की। कंकालों की साइज, उनकी पोजीशन और फ्रैक्चर्स का अध्ययन करने पर पता चला कि कई स्कल्स पर सिर के ऊपर से गहरे चोट के निशान थे। ये चोटें किसी साधारण हथियार से नहीं लगी थी, बल्कि किसी भारी गोल वस्तु से लगी हुई लगती थी। 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक और इंडियन रिसर्चर्स ने रूपकुंड लेक पर एक डिटेल्ड स्टडी की। कंकालों के डीएनए, बोन्स और टूथ्स का एनालिसिस किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह पाई गई कि ये कंकाल अलग अलग समय के थे। मतलब यह एक ही इवेंट में मारे गए लोग नहीं थे। कुछ कंकाल लगभग 9वीं सदी 800-900 एडी के थे, जबकि कुछ का टाइम पीरियड काफी बाद का था। इस रिसर्च से यह भी सामने आया कि ज्यादातर लोग पूरी तरह हेल्दी थे। उनकी बोन्स में किसी लंबी डिजीज का कोई सबूत नहीं मिला। इसका साफ मतलब था कि ये लोग न तो भूख से मरे थे और न ही किसी बीमारी की वजह से। उनकी मौत अचानक हुई थी, और लगभग हर केस में जो सबसे आम इंजरी मिली वह थी सिर पर लगी गहरी चोट। जब साइंटिस्ट्स ने इन इंजरीज को गहराई से स्टडी किया तो वे एक बेहद शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचे। इंजरीज का पैटर्न लगभग एक जैसा था, मानो सभी लोगों के सिर पर ऊपर से एक जैसी चीज आकर गिरी हो। यह चोटें आम ओलो जैसी नहीं थी, बल्कि टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल के साइज के बेहद सख्त हेलस्टोन से मेल खाती थी। ऐसी हेलस्टॉर्म हिमालय में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसे पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह सामने आई कि रूपकुंड के आसपास कहीं भी बड़े पत्थरों या लैंडस्लाइड का कोई एविडेंस नहीं मिला। इसका साफ मतलब था कि ये लोग किसी एवेलांच या चट्टान गिरने से नहीं मरे थे। यह एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था जो अचानक आया और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। डीएनए एनालिसिस ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कुछ स्केलेटन्स का जेनेटिक कनेक्शन साउथ एशियन ओरिजिन से जुड़ा हुआ मिला, जबकि कुछ स्केलेटन्स का डीएनए सीधे मेडिटेरेनियन रीजन जैसे ग्रीस और क्रीट से मैच कर रहा था। यही बात साइंटिस्ट्स के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग साबित हुई। सवाल साफ था, ग्रीस के लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर आखिर कर क्या रहे थे? इस डिस्कवरी के बाद यह साफ हो गया कि रूपकुंड लेक पर सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर आए कई ग्रुप्स मारे गए थे। संभव है कि ये लोग पिलग्रिमेज के दौरान यहाँ पहुँचे हों और हर बार एक ही तरह के नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गए हों। रूपकुंड लेक का इलाका आज भी बेहद डेंजरस माना जाता है।
यहाँ मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। तेज हवाएं, अचानक स्नोफॉल और हेलस्टॉर्म इस जगह पर आम है। इसी कारण आज भी यहाँ का ट्रेकिंग सीजन सीमित रखा जाता है और ट्रेकर्स को सख्त इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। आज जब कोई ट्रेकर रूपकुंड लेक के पास बर्फ के नीचे से उभरते कंकाल देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि उन लोगों की एक खामोश गवाह भी है जिन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी खो दी। जब साइंटिस्ट्स ने रूपकुंड लेक के स्केलेटन्स पर और ज्यादा गहराई से रिसर्च की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मिस्ट्री सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर तक सीमित नहीं है। साल 2019 में एक बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें इंडिया, अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट शामिल थे। इस स्टडी में कुल 38 स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट किया गया। इस रिसर्च ने रूपकुंड लेक के राज को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस रिसर्च से यह सामने आया कि रूपकुंड लेक में मिले स्केलेटन सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से जुड़े हुए थे। पहला ग्रुप साउथ एशियन ओरिजिन का था जिसमें ज्यादातर लोग इंडिया और उसके आसपास के रीजन से थे। माना जाता है कि ये लोग लगभग 800 से 1000 साल पहले मरे थे। दूसरा ग्रुप सबसे ज्यादा चौंकाने वाला निकला क्योंकि इनका डीएनए मेडिटेरेनियन रीजन खासकर ग्रीस और क्रीट से मैच करता था। यह ग्रुप करीब 1800 के आसपास का माना गया। वहीं तीसरा छोटा सा ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ पाया गया। इस डिस्कवरी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ग्रीस के लोग हिमालय जैसी दूर और इतनी ऊंची जगह पर आखिर कर क्या रहे थे? हैरानी की बात यह है कि इससे जुड़ा कोई रिटन रिकॉर्ड, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या कोई ट्रैवल डायरी आज तक नहीं मिली। हालांकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप के लोग एशिया की तरफ सफर कर रहे थे, कुछ रिसर्च के मकसद से, कुछ ट्रेड के लिए और कुछ स्पिरिचुअल या एडवेंचरस वजहों से। रूपकुंड लेक के पास से नंदा देवी राजजात पिलग्रिमेज रूट गुजरता है। यह यात्रा आज भी होती है और लगभग 12 साल में एक बार निकाली जाती है। मुमकिन है कि मेडिटेरेनियन ओरिजिन के लोग इस यात्रा का हिस्सा न हो बल्कि किसी एक्सपेडिशन या लंबी जर्नी के दौरान गलती से इसी रूट पर पहुंच गए हों। उस दौर में हिमालय के मौसम को लेकर इतनी सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होती थी। बोन्स एनालिसिस से यह भी सामने आया कि मेडिटेरेनियन ओरिजिन के लोग अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल रखते थे। उनकी बोन्स मजबूत थी और उनमें किसी लंबी डिजीज के निशान नहीं मिले। इसका मतलब साफ था कि ये लोग न तो भूख, न थकान और न ही किसी बीमारी की वजह से मरे थे। उनकी मौत भी अचानक हुई और लगभग सभी में एक जैसी इंजरीज पाई गई, सिर पर लगी गहरी चोटें। जब साइंटिस्ट्स ने सभी इंजरीज के पैटर्न को आपस में कंपेयर किया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। लगभग हर स्केलेटन में सिर पर लगी चोटें ऊपर की दिशा से आई थी, न कि साइड से। इससे यह कंफर्म हो गया कि ये लोग किसी लड़ाई, अटैक या मर्डर का शिकार नहीं हुए थे। अगर ऐसा होता तो आर्म्स, रिब्स और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी चोटें दिखती, लेकिन यहाँ लगभग सारी फेटल इंजरीज सिर्फ सिर तक ही सीमित थी। इस ऑब्जर्वेशन ने हेलस्टॉर्म थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया। साइंटिस्ट्स के मुताबिक रूपकुंड लेक के इलाके में कभी कभी बेहद रेयर और वायलेंट हेलस्टॉर्म आ सकता है। ऐसे हेलस्टोन्स आम ओलों जैसे नहीं होते बल्कि सख्त बर्फ के बड़े गोल टुकड़े होते हैं जो सीधे इंसान के सिर पर गिरकर जानलेवा साबित हो सकते हैं। उस समय लोगों के पास न हेलमेट थे और न ही कोई प्रॉपर शेल्टर। खुले इलाके में होने की वजह से बचने का कोई मौका ही नहीं था। यहाँ लोक कथा और साइंटिफिक थ्योरी एक दिलचस्प तरीके से आपस में जुड़ जाती हैं। गांव वालों की कहानी में भी आसमान से गोले गिरने का जिक्र मिलता है और साइंस भी हेलस्टोन्स की बात करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस इसे भगवान की सजा नहीं बल्कि एक नेचुरल वेदर डिजास्टर मानती है। यही वजह है कि रूपकुंड लेक को ऐसी जगह माना जाता है जहां मिथ और साइंस एक दूसरे को छूते नजर आते हैं। आज के समय में रूपकुंड लेक को एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जा चुका है। सरकार ने यहाँ से स्केलेटन्स उठाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें ले जाना पूरी तरह इल्लीगल कर दिया है। पहले कई टूरिस्ट्स और ट्रेकर्स हड्डियां उठा ले जाते थे जिसकी वजह से कई स्केलेटन्स को नुकसान पहुंचा। अब इस जगह को एक अहम साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। रूपकुंड लेक सिर्फ एक मिस्ट्री लेक नहीं है बल्कि यह हमें एक बड़ी वार्निंग भी देता है। हिमालय जैसे इलाकों में नेचर का बिहेवियर कभी भी बदल सकता है। तो जगह एक पल में शांत और खूबसूरत लगती है, वहीं अगले ही पल जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ मरने वाले लोग कमजोर नहीं थे बल्कि नेचर के सामने बेबस थे। आज जब बर्फ पिघलती है और झील के किनारे फिर से कंकाल नजर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे रूपकुंड लेक खामोशी से अपनी कहानी सुना रहा हो। यह कहानी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती।
लेकिन यह 100% रियल है। यह हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जमीन, पहाड़ों और झीलों के भीतर भी जिंदा रहती है। रूपकुंड लेक का असली सच यह है कि यहाँ किसी कर्स, एलियन या किसी सुपरनेचुरल पावर का कोई प्रूफ नहीं मिला। जो सामने आया वह है नेचर की ताकत, इंसानी गलतियाँ और वक्त के साथ दबती चली गई कहानियाँ। शायद इसी वजह से रूपकुंड लेक आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में गिना जाता है।